institute name is SMT MD Patel Institute of Physical Science and Research, Anand. My name is Dr. Rajiv Gupta. Course name is MSc Organic Chemistry. The semester is first semester. Subject code is PS01 CCHE 22. The unit is first unit, which is stereochemistry, and today we will learn some basics of stereo of organic compounds and geometrical isomerism. तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि व्हाट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री. Stereochemistry is the branch of chemistry concerned with the three-dimensional arrangement of atoms and groups within a molecule and the effect of this on chemical reactions. Stereochemistry, केमिस्ट्री और रसायन शास्त्र है. स्टीरियो मतलब है उसका 3D अरेंजमेंट. स्पेस में केमिस्ट्री में जो हम मॉलिक्यूल्स देखते हैं उनका 3 डायमेंशन में स्पेस में स्पेटियल अरेंजमेंट जो है, दैट इज वो हम क्या उसको क्या बोल रहे हैं हम, स्टीरियो. तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स की ग्रुप्स का या एटम्स का विद इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर इनका अरेंजमेंट्स जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री कहलाता है. तो जो हम इनका अरेंजमेंट्स देखते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक स्टीरियोकेमिस्ट्री. जस्ट स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन मॉलिक्यूल, दैट इज स्टैटिक स्टीरियोकेमिस्ट्री. लेकिन अगर हम इसी स्टीरियोकेमिस्ट्री को यूज़ करते हुए हम केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट होगा उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उनकी स्टीरियो क्या होगी, उनके अंदर प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है उसके अंदर ग्रुप्स का अरेंजमेंट, एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, वो डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम कंसीडर करते हैं. तो स्टीरियो में दोनों के दोनों हम केस आ जाते हैं कि हम स्टीरियो में स्टैटिक स्टीरियो भी देखते हैं और डायनेमिक भी देखते हैं, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं. अब स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर जो हम मेन टॉपिक्स पढ़ते हैं वो है किरेलिटी. ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अंदर किरेलिटी देखते हैं. ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं. ठीक है, एनिशोमेरिज्म देखते हैं, डायस्टीरियोमेरिज्म. फिर उसमें मॉलिक्यूल किरेल है, एक किरेल है, उसके लिए सिमेट्रिक क्राइटेरिया देखते हैं. फिर उसमें हम रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं कि मॉलिक्यूल को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो की स्ट्रक्चर, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर जो है वो जनरली नॉन डायमेंशनल होती है, कोई फिक्स डायमेंशनल नहीं होती. लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी हमारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, जो भी हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड्स डायरेक्शनल होते हैं. तो उस डायरेक्शनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं, जैसे फिशर कॉन्फ़िगरेशन है, वेज डैश है, न्यूमान्स रिप्रेजेंटेशन है, सोहर्स रिप्रेजेंटेशन है. इस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं. तो हम मॉलिक्यूल्स को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे पेज के ऊपर, ठीक है ना, कागज़ के ऊपर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो इसके अंतर्गत आता है. फिर इसी में हम कॉन्फॉर्मेशंस देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशनल. कॉन्फॉर्मेशंस क्या होंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, और फिर उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं. इस प्रकार से ये टॉपिक इतना कवर होता है. तो हम पहला स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म मीन्स समावयवता. कोई दो मॉलिक्यूल्स में हमको रिलेशन देखना है, कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तभी हम उनके बीच में आइसोमेरिज्म बता पाएंगे. एक मॉलिक्यूल के नहीं बताएंगे. तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. 2 or more than 2 compounds having same molecular formula and same molecular weight. ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स होंगे जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है. मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होने का मतलब है कि दोनों के अंदर अगर कार्बन एटम्स हैं तो कार्बन एटम्स की संख्या सेम होगी. ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स हैं तो दोनों में हाइड्रोजन एटम्स भी सेम होंगे. अगर दोनों में क्लोरीन है तो यानी दोनों के अंदर जो एटम्स हैं
वो एग्जैक्टली सेम नंबर के होंगे, ठीक है, एंड सेम मॉलिक्यूलर वेट। जब एटम सेम टाइप के हैं तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। दे आर नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। इस प्रकार का जो फिनोमेना है, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स को हम रिलेट कर रहे हैं आपस में, तो वो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हम फिनोमेना देख रहे हैं वो क्या कह रहा है, आइसोमेरिज्म, और वो दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में आइसोमर्स कहलाएंगे। अब यहाँ पे नीचे दो उदाहरण दिए हैं, मॉलिक्यूल ए ड्रॉ किया है, दिस मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी। दोनों मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करना है, हमको ये चेक करना है कि दोनों के दोनों आइसोमर्स हैं या नहीं, दोनों मॉलिक्यूल्स आइसोमर्स हैं या नहीं। तो अगर हम सिर्फ इतना इतना पोर्शन अगर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और जनरली हम देखते हैं कि एल्कीन्स जो होते हैं, एल्कीन्स में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हम बहुत इजीली देख लेते हैं। तो हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ दोनों मिथाइल ग्रुप्स, जो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे जो दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं वो एक तरफ हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये सिस है। और यहाँ देखेंगे तो दोनों मिथाइल ग्रुप जो हैं वो अपोजिट साइड में आ गए हैं, तो हमें लगेगा कि ये ट्रांस है। लेकिन पूरा का पूरा आप ओवरऑल स्ट्रक्चर चेक कीजिए, कंप्लीट मॉलिक्यूल चेक कीजिए, तो कंप्लीट मॉलिक्यूल आपको डिफरेंट दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए CH2 होल 6 COH, यहाँ पे CH2 COH, ठीक है ना, CH2 होल 7 मीन्स यहाँ पर कार्बन की संख्या एक कम है। ये जो स्ट्रक्चर ए है, स्ट्रक्चर ए में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स संख्या में कम है, इसमें एक कार्बन ज़्यादा है, यानी कि आप कह सकते हैं एक कार्बन ज़्यादा है और दो हाइड्रोजन्स ज़्यादा हैं। यहाँ CH2 7 है, यहाँ पर CH2 6 है, तो इट मीन्स ये दोनों की दोनों कभी भी आइसोमर नहीं होंगे। हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सिस है, ये ट्रांस है, लेकिन ये सिस ट्रांस, ये आइसोमर ही नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, होमोलोगस। दीज आर कॉल्ड होमोलोगस। होमोलोगस सीरीज हम पढ़ते हैं, होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि जो भी दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें अगर CH2 यानी 14 मास नंबर का इंक्रीमेंट होता है, यानी CH2 का इंक्रीमेंट होता है, तो वो हम किस में बताते हैं, होमोलोगस बताते हैं कि देट आर होमोलोगस ऑफ ईच अदर। ए और बी दोनों एक दूसरे के होमोलोगस हैं, दोनों के दोनों आइसोमर नहीं हैं। आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए, ठीक है ना, ये सेम होने के बाद ही हम आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो ए और बी यहाँ पर आइसोमर्स नहीं है। अब हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि आइसोमेरिज्म को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। मेजरली दो टाइप से क्लासीफाई किया है, डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में बॉन्ड ब्रेक होके दूसरा कोई नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है आइसोमर में या दूसरे स्ट्रक्चर में, तो वो किस में आ जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। दैट कम्स इनटू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और रेजियो आइसोमेरिज्म। लेकिन मॉलिक्यूल में कोई भी बॉन्ड ब्रेक करके कोई दूसरा नया बॉन्ड नहीं बनाया, या कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स चेंज नहीं हुआ है, ओनली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यानी 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज हुआ है, तो वो किसके अंतर्गत कंसिडर होगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके दूसरे दोनों नाम भी हमने देख लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और रेजियो आइसोमेरिज्म। इसका डेफिनेशन देखते हैं, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर वेट। देखिए जितने भी आइसोमर्स होंगे, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन होंगी, उसमें यहाँ तक तो डेफिनेशन सेम ही रहेगी, मतलब ये तो मस्ट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला मीन्स सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम इज डिफरेंट। यानी जो हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, या कोई भी जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड वहाँ से ब्रेक होके कोई दूसरा नया बॉन्ड बना हुआ है अगर मॉलिक्यूल में, तो वो वाले सभी के सभी किसमें कंसिडर हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में।
these are known as structural isomers and this phenomena is called structural isomerism. ओके अब यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के: चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, टॉटोमर्स, मेटामर्स। जैसे आप चेन आइसोमर्स देखिए, चेन आइसोमर्स मतलब जो कार्बन स्केलेटन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन स्केलेटन की जो चेन है, कार्बन कार्बन चेन है, मेन चेन, उस चेन के अंदर दोनों आइसोमर्स के अंदर हमको डिफरेंस मिलेगा। जैसे एग्जांपल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 4। और नॉर्मल ब्यूटेन की बात करें तो नॉर्मल ब्यूटेन में चारों के चारों कार्बन एटम्स एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। लेकिन हम दूसरी स्ट्रक्चर देखें आइसोब्यूटेन या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, IUPAC नेम बोलेंगे तो 2 मिथाइल प्रोपेन, उसके अंदर देखेंगे तो कार्बन एटम तो सेम ही है लेकिन उनका सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम चेंज हो गया है। सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग चेंज हो गया, यानी कि जो सिंगल कार्बन कार्बन की 4 कार्बन की चेन थी वो ब्रेक हो गई, तो लास्ट कार्बन जो है, लास्ट पोर्शन जो है वो बीच में आके ऐड हो गया। इट मीन्स सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग चेंज हो गया, मतलब वहाँ पे बॉन्ड ही टूटेगा और दूसरा नया बॉन्ड हम देखने को मिलेगा। तो वो आइसोमर्स जो आपस में कहलाएंगे वो आइसोमर्स कैसे होंगे? चेन आइसोमर्स। दैट आइसोमर्स कम्स इनटू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसी प्रकार से हम पोजीशन आइसोमर्स देखते हैं। पोजीशन आइसोमर्स में एग्जांपल ले सकते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, यानी एक बार क्लोरीन जो है वो पहले नंबर पोजीशन पे जुड़ा हुआ है और दूसरे आइसोमर में क्लोरीन जो है वो क्लोरीन एटम सेकंड नंबर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो दैट आर पोजीशन आइसोमर। यहाँ पे भी सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम चेंज हो जाएगा तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आएगा। ऐसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड में CHO फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन्स में C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा वहाँ पे, यानी सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग चेंज रहेगा, पर ये ध्यान रखें कि उसमें दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। फिर रिंग चेन आइसोमर्स एग्जांपल्स ब्यूटीन एंड साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटीन जिसमें एक डबल बॉन्ड आएगा, ब्यूटीन एक डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, और अगर उस सिंगल डबल बॉन्ड को हटा के हम एक कार्बन को, फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से, यानी फर्स्ट कार्बन को फोर्थ कार्बन से जोड़ दें तो एक चेन बन जाएगी, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? रिंग चेन आइसोमर्स। यहाँ पे भी सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग चेंज हो गया है। इसी प्रकार से टॉटोमर्स, टॉटोमर्स जैसे कीटो इनोल आइसोमर्स, मेटामर्स जैसे डाई इथाइल ईथर, ओके, और उसके साथ में मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मीन्स एक मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, एक प्रोपाइल ग्रुप। तो इसमें जो ऑक्सीजन एटम है सेंटर में, ईथर अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन एटम है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो दैट आर मेटामर्स। ये सभी के सभी स्ट्रक्चरल आइसोमेर्स में आते हैं। नाउ हमारा हम मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। 2 or more than 2 compounds having same molecular formula and same molecular weight, ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन सेम है। अगेन सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यहाँ पे फिर ये ऐड हो गया, यानी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर भी सेम होगा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन मॉलिक्यूल, लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट मॉलिक्यूल के अंदर वो डिफरेंट होगा। तो वो किस में आ जाएंगे? सभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट वन आइसोमर इनटू अनदर। एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कुछ ना कुछ हमको एनर्जी मॉलिक्यूल को देनी पड़ती है जिससे मॉलिक्यूल में कुछ चेंज हो और वो दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो सके। तो उसके हिसाब से हमने 2 टाइप में उसको डिवाइड किया है, कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म और कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल ये क्या है अभी डिटेल में आएंगे बाद में। व्हाट आर कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल? फर्स्ट पॉइंट देखिए,
इट रिक्वायर लो अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट वन आइसोमर इनटू अनदर। कम अमाउंट में एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, वो एनर्जी जनरली थर्मल एनर्जी फॉर्म में होगी, हीट एनर्जी फॉर्म में। तो लो अमाउंट एनर्जी जब इन मॉलिक्यूल्स को मिलेगी तो ये आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जो आइसोमर्स होंगे वो कौन से कहलाएंगे? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ये भी स्टीरियो आइसोमर्स ही हैं, लेकिन स्पेसिफिक कैटेगरी कौन सी रखती है? कॉन्फॉर्मेशनल। दूसरे हैं कॉन्फिग्रेशनल, रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट वन आइसोमर इनटू अनदर। यानी कि यहाँ पर हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई होगा, ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब यहाँ दोनों में क्या कंपेयर हम कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है? यहाँ पर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में कम अमाउंट एनर्जी इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होना जरूरी नहीं है। यानी कि किसी आइसोमर में बिना कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए वो आइसोमर उसके दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन कॉन्फिगरेशनल में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेक होना जरूरी है। जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तभी दूसरा नया कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होने पर उसका जो स्टीरियो है वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट यानी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होना जरूरी है उस आइसोमर में, उस स्ट्रक्चर में, तभी उसका नया दूसरा आइसोमर फॉर्मेशन हो सकता है। दिस एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। ये एनर्जी हमको रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है। रूम टेम्परेचर हम जो 27 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं तो उस पर ये एनर्जी इजीली अवेलेबल होती है। ओके, तो इस मीन्स क्या है कि कॉन्फॉर्मेशनल जो आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे में जनरली कन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं क्योंकि वो एनर्जी इनको रूम टेम्परेचर पे ही मिल जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर को हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव में, माइनस में ले जाएं, 0 डिग्री से कम ले जाएं, तो ये आइसोमर्स भी इंटर कन्वर्ट होना स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि वो एनर्जी फिर इनको अवेलेबल नहीं होती। इसलिए बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे ये भी कन्वर्ट नहीं होंगे। और ये एनर्जी कॉन्फ़िगरेशनल के लिए ये एनर्जी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती, तो ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते, यानी कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम हाई टेम्परेचर देंगे तो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अब फिर क्या लगता है? इंटर कन्वर्टेबल एंड दीज आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल, दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड। ओके, क्योंकि क्या क्या है, रूम टेम्परेचर पे जो आइसोमर्स हैं, सपोज करो 2 आइसोमर्स हैं, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते रूम टेम्परेचर पे। लेकिन कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को हम रूम टेम्परेचर पे सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों की दोनों का अगर मिक्सचर प्रेजेंट है, दोनों के दोनों एक ही सॉल्यूशन में मिक्स हैं, लेकिन दोनों इंटर कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर एक का अमाउंट हाई है और दूसरे आइसोमर का अमाउंट लो है तो उसी हाई और लो अमाउंट के अंदर वो एक दूसरे को हम विशेष टेक्निक्स होती हैं, रिजोल्यूशन टेक्निक्स, उनको यूज़ करते हुए सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन जनरली कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को सेपरेट करना इजी नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा है जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट नहीं है? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फॉर्मेशनल। तो ये जस्ट क्वेश्चन एक ऐसा इस तरह से पूछा हुआ है कि ऑप्टिकल हमने देखे हैं कि कॉन्फ़िगरेशनल जो आइसोमर्स होते हैं वो जनरली 2 टाइप्स के हैं, अभी हम देखेंगे। ऑप्टिकल होते हैं और ज्योमेट्रिकल। जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो ऑप्टिकल में आते हैं, और ज्योमेट्रिकल जिसमें हम ग्रुप्स की सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में उनका अरेंजमेंट हम देखते हैं। तो ये जो आइसोमर्स होते हैं वो आइसोमर्स भी किस में आते हैं? कॉन्फ़िगरेशनल में आते हैं। तो ये तीनों की तीनों जो हैं वो बहुत क्लियरली स्टीरियो आइसोमर्स दिखाते हैं क्योंकि इजीली सेपरेबल भी होते हैं, इजीली सेपरेट भी किया जा सकता है इन आइसोमर्स को। तो ये तीनों की तीनों ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, यानी कि ये ऑप्शंस किस में आ जाएंगे? दीज शो प्रॉपर स्टीरियो आइसोमर्स, बट कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो उतना प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं होता क्योंकि जो कंपाउंड्स होते हैं जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं वो जनरली फ्लेक्सिबल टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है ना, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो ये वाला इसमें ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ स्टीरियो। तो हम एक, अगर ये ऐसे तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम क्या बता सकते हैं? कॉन्फॉर्मेशनल।
ए कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज नॉट पार्ट ऑफ बट जबकि है ये स्टीरियोइज्म का पार्ट ही है, लेकिन अगर हम सबसे बेटर ऑप्शन इसमें हमको ढूंढना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमको इसमें ढूंढना है, तो कौन सा होगा? कॉन्फॉर्मेशनल। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में, कि बेसिकली हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी जो करेंगे वो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की ही करेंगे। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पहले देख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ठीक है ना। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट होता है, ठीक है ना, एक पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट के अंदर उस हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट को ये जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं वो उस प्लेन पोलराइज लाइट के एंगल ऑफ रोटेशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो हैं वो एक पार्ट है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स का। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एनीशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। एनीशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। एनीशियोमर्स क्या है? मिरर इमेज आइसोमर्स, ठीक है ना। दो टाइप के आइसोमर्स होंगे, क्योंकि हमने कहा कि मिनिमम दो स्ट्रक्चर तो हमारे पास होने चाहिए, दोनों स्ट्रक्चर के बीच में हमको कंपैरिजन करना है। तो अगर वो दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में मिरर इमेज हैं, ठीक है ना, मिरर इमेज आइसोमर्स हैं, तो वो किस में आ जाएंगे? एनीशियोमर्स में। और मिरर इमेज भी कैसे होने चाहिए? नॉट सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। इनका और ज़्यादा डिटेल में आएगा अभी डिस्क्रिप्शन। सेकेंड है नॉट मिरर इमेज आइसोमर्स विच आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। तो ये दोनों की दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है ना। एनीशियोमर्स भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, डायस्टीरियोमर्स भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन एनीशियोमर्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, लेकिन डायस्टीरियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, डिपेंड करता है उनकी स्ट्रक्चर पे, ठीक है ना। तो इसमें हम सिमेट्री का कंसेप्ट इन्वॉल्व करेंगे अभी, कि सिमेट्री के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, कौन सा कीरेल है, कौन सा ए कीरेल है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कुड बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और इनएक्टिव भी हो सकते हैं, बट दीज आर ऑलवेज नॉट मिरर इमेज आइसोमर्स। लेकिन ये हमेशा मिरर इमेज आइसोमर्स नहीं होते, दीज आर ऑलवेज नॉट मिरर इमेज आइसोमर्स। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। इन्हीं को ही डायस्टीरियोमर्स नाम दिया है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ही डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। All geometrical isomers are diastereomers. They could be optically active or inactive. That depends on symmetry of that molecules. This isomerism is based on syn or antiposition of similar groups. Similar groups की syn position है, यानी एक तरफ है दोनों की दोनों similar groups, या antiposition है means similar groups, यानी किसी पोजीशन से जुड़े हुए, किसी दो पोजीशन से जुड़े हुए दो सिमिलर ग्रुप्स अगर एंटी पोजीशन पर हैं, यानी विपरीत साइड में, अपोजिट साइड में है, तो उसके बेस पर ये वाली आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरेट होती है। नाउ हम डेफिनेशन लेते हैं एनीशियोमर्स की। टू ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ठीक है। एनीशियोमर्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, हमेशा। टू ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर are called enantiomers or enantiomorph or optical antipodes or invertovers, ठीक है। ये सभी के सभी enantiomers के नाम हैं, ठीक है। enantiomers बोल सकते हैं या enantiomorph बोल सकते हैं, या फिर या फिर ऑप्टिकल एंटीपोड्स बोल सकते हैं, ऑप्टिकल एंटीपोड्स या फिर इन्वर्टोमर्स, ठीक है। ये सभी के सभी इसके नाम हैं। एग्जाम्पल दिया है लैक्टिक एसिड, ठीक है। अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कोई एग्जांपल लेना चाहोगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल सबसे दे सकते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जैसे सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन। सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन दोनों की दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, लेकिन दोनों की दोनों सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, तो ये किस में आ जाते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, और ये आपस में डायस्टीरियोमर्स भी कहलाएंगे। अब टू ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, एनीशियोमर्स जो हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल दिया है लैक्टिक एसिड। क्या है? दोनों की दोनों मिरर इमेज आइसोमर होने चाहिए, यहाँ पे दिखाया है देखो। COOH ग्रुप और मिथाइल ग्रुप को हमने प्लेन में दिखाया है, कार्बन, फिर ये सेंटर में कार्बन और ये कार्बन,
ये जो तीनों की तीनों कार्बन है इसको हमने प्लेन में दिखाया है, ठीक है, प्लेन ऑफ द पेपर पे दिखाया है, और इसमें OH ग्रुप को हमने डैश पर दिखाया है और हाइड्रोजन एटम को वेज पर दिखाया है। यहीं पे ऐसे सेंटर में लाइन करने का मतलब ये मिरर लगा दिया तो यही अपने आप को मिरर में देख रहा है, यानी मिरर इमेज इसकी यहाँ पर ड्रॉ की है। दोनों मॉलिक्यूल्स देखोगे तो दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, दोनों का 3D अरेंजमेंट डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर सब सेम है, लेकिन इनमें दोनों में जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं इस सेंटर कार्बन एटम से, जो ये कार्बन एटम है जिसको हम किरैल कार्बन बोलेंगे बाद में, तो ये किरैल कार्बन एटम से जो चारों ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका अरेंजमेंट जो है 3D अरेंजमेंट वो डिफरेंट है। अब डेफिनेशन क्या बोली है, मिरर इमेज आइसोमर्स विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल मतलब ये है कि अगर आप ये जो स्ट्रक्चर है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, जो फर्स्ट हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, इसको उठाकर अगर आप इस पर सेट करना चाहोगे, किसी भी प्रकार से आप इसको सेट करना चाहोगे, यानी कार्बोक्सिलिक के अंदर कार्बोक्सिलिक सेट हो जाए, ये OH ग्रुप OH के अंदर सेट हो जाए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में हो जाए, मिथाइल मिथाइल में हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप इसको सेट करने का इसको प्रयास करोगे तो कुछ दो पोर्शन तो सेट हो जाएंगे कार्बोक्सिल को मिथाइल, लेकिन OH जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह, और हाइड्रोजन जहाँ चला जाएगा बैक साइड में। इट मीन्स आप इसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, यानी ये टर्म हमेशा यूज करनी है, दैट इज नॉट सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, मिरर इमेज होंगे लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होंगे। और डायस्टेरियोमर्स के लिए क्या कहा है हमने, वो मिरर इमेज ही नहीं होंगे, तो सुपर इम्पोजेबल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना, तो वो तो क्या होंगे, मिरर इमेज आइसोमर ही नहीं होंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये इसका 3D व्यू भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस इज 3D व्यू, इसमें मिथाइल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्लेन में रखा है, वेज पर यहाँ पर OH ग्रुप दिखाया है, डैश पर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम शो किया है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड डायस्टेरियोमर्स कुड बी सिस ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमर जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन का, या फिर ये एपीमर्स हो सकते हैं, एनोमर्स हो सकते हैं, इरिथ्रो और थ्रियो फॉर्म्स हो सकती हैं, ठीक है, इन सब के बारे में अभी डिटेल बाद में आएगा। एपीमर्स, एनोमर्स, इरिथ्रो एंड थ्रियोफॉर्म, यानी एपीमर्स यानी दो एपीमर्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, डायस्टेरियोमर्स। इस तरह से एनोमर्स वो भी क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स में ही आते हैं। इरिथ्रो और थ्रियोफॉर्म, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया इरिथ्रो एंड थ्रियो, ये फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप देन कार्बन कार्बन है CH2OH। यहाँ पे जो ये सिमिलर ग्रुप्स हैं, ये सिमिलर ग्रुप्स दोनों की दोनों सेम साइड में हैं, ठीक है ना, दोनों के दोनों सेम साइड में है सिमिलर ग्रुप्स, तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, इरिथ्रो। अगर सिमिलर ग्रुप्स यहाँ किसको कंसीडर कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को, जो ये सेंटर वाले जो दोनों कार्बन एटम है, जनरली देखेंगे तो ये दोनों कार्बन एटम किरैल कार्बन है, ठीक है ना। किरैल कार्बन कौन सा कहते हैं हम, जिसमें किरैल कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप्स जो हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, दैट इज किरैल कार्बन। तो किरैल कार्बन पे आप देखोगे कि दोनों किरैल कार्बन पे जो सिमिलर ग्रुप्स हैं OH ग्रुप्स वो क्या है, अपोजिट साइड में, और यहाँ पर दोनों की दोनों सेम साइड में। तो जहाँ पे सेम साइड में होंगे उसको हम क्या, कौन सा आइसोमर डिनोट करेंगे, इरिथ्रो, और जहाँ पे अपोजिट साइड में होंगे उसको डिनोट करेंगे थ्रियो से, ठीक है। दोनों की दोनों को आप कंसिडर करो, दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अगर आप यहाँ पे सेंटर में एक मिरर रखेंगे यहाँ पर, तो इसका मिरर इमेज ऐसा नहीं बनेगा, मिरर इमेज इसका डिफरेंट होगा, ठीक है ना। इसके मिरर इमेज में यहाँ पे इस साइड आएंगे, दोनों के दोनों OH ग्रुप इस साइड आएंगे, तो ये दोनों की दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं दोनों के दोनों मिरर इमेज नहीं है। तो अब इसकी भी आप डेफिनेशन अगर बताओ तो क्या हो सकती है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर वेट है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब जिस कार्बन एटम से ये चारों ग्रुप्स अटैच हैं उसी कार्बन एटम से यहाँ पर भी यही चारों अटैच हैं। जैसे आप देखिए इस कार्बन एटम से, यहाँ इसको कंसिडर कीजिए, इस कार्बन एटम से हाइड्रोजन अटैच है, OH अटैच है, CH2OH अटैच है, और यहाँ पूरा का पूरा ये ग्रुप CHOH CHO ये ग्रुप अटैच है। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पे OH की जो पोजीशन चेंज हुई है इस तरफ से, ठीक है ना, 3D में अरेंजमेंट चेंज हुआ है, 3D अरेंजमेंट चेंज हुआ है, यानी इस तरफ की बजाय वो इस तरफ आ गया है, लेकिन जुड़ा हुआ उसी कार्बन एटम से है, सेम कार्बन एटम से ही अटैच है, ओके, सेम कार्बन एटम से ही अटैच है। तो यहाँ पर ओनली इसकी स्टीरियो चेंज हुई है,
स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। तो ये दोनों की दोनों आइसोमर्स जो हैं वो मिरर इमेज आइसोमर नहीं है, और साथ में देखोगे तो दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव भी हैं। ठीक है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी हम सिमेट्री क्राइटेरिया यूज करेंगे, उसको यूज करते हुए बताएंगे। तो जब भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम किन्हीं भी दो सिमिलर ग्रुप्स की पोजीशन चेक करेंगे। अगर दोनों सिमिलर ग्रुप्स एक साइड में हैं तो एरिथ्रो बोल देंगे, यानी वो सिन टाइप का अरेंजमेंट है। अगर अपोजिट साइड में यानी एंटी टाइप का अरेंजमेंट है तो हम उसको थ्रियो कंसीडर करेंगे। तो डायस्ट्रोमर्स की हम बात करें तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, डायस्ट्रोमर्स आर द स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच हैव एट लीस्ट 2 किरल सेंटर। ठीक है ना, जनरली ये बात की जा रही है जो जनरली ऑप्टिकली एक्टिव हैं। जो इनएक्टिव हैं उनके लिए भी हम बात कर सकते हैं। इनएक्टिव मीन्स जिसमें कोई किरल सेंटर नहीं है, उनके अंदर भी हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने एग्जांपल लिया था सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन, दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है और में कोई किरल सेंटर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको आपस में क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या फिर डायस्टीरियोमर्स। लेकिन ये स्पेसिफिक डेफिनेशन दी है इस टाइप के कंपाउंड्स के लिए, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें किरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो किरल कार्बन जिनमें प्रेजेंट हैं उस तरह के कंपाउंड्स की डेफिनेशन है डायस्ट्रोमर से कम। यानी डायस्ट्रोमर्स की डेफिनेशन हम दो टाइप से बता सकते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है या किरल नहीं है, और ऐसे बता सकते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं या जिनमें किरल सेंटर है। ठीक है, तो विच हैव एट लीस्ट 2 किरल सेंटर। देखिए 2 किरल सेंटर हैं, ये कार्बन भी किरल है और ये वाला कार्बन भी किरल है, 2 किरल सेंटर हैं यानी 2 किरल कार्बन है, एंड हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन एट 1 किरल सेंटर। सेम कॉन्फ़िगरेशन एट 1 किरल सेंटर। देखिए इन दोनों की दोनों किरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इस कार्बन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप इस साइड है, राइट साइड है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप भी राइट साइड है। ओके, तो इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम है। इन फर्स्ट कार्बन जो हम मान सकते हैं किरल फर्स्ट किरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन दूसरे किरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। वापस से देखो डेफिनेशन, हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन एट 1 किरल सेंटर बट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एट अदर किरल सेंटर। लेकिन दूसरे पर किरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बदल जाएगा। इस कार्बन पे देखिए जो सेकंड किरल कार्बन है यहाँ पर OH ग्रुप राइट साइड में है, लेकिन इस कार्बन पे यहाँ OH ग्रुप वहाँ लेफ्ट साइड में आ गया, यानी यहाँ सेकंड नंबर कार्बन किरल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है। तो ये हम डेफिनेशन बता सकते हैं। और पूरी की पूरी डेफिनेशन अगर बोलनी है डायस्ट्रोमर्स की तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 or more than 2 compounds which have same molecular formula, same molecular weight and same molecular structure. Okay, same molecular structure and same molecular structure which have at least 2 chiral center। ठीक है ना, at least 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 भी हो सकते हैं, लेकिन एक नहीं होगा, 0 और 1 नहीं होगा। ठीक है ना, at least 2 chiral center and have same configuration at 1 chiral center but opposite configuration at other chiral center। या दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, 2 or more than 2 compounds which have same molecular formula, same molecular weight and same structural formula but not are mirror images of each other। ओके, ये डायस्ट्रोमर्स की ओवरऑल डेफिनेशन हो गई जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव भी आ गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी आ गए। विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डायस्ट्रोमर्स, ओके, तो ये डायस्ट्रोमर्स की एकदम बेस्ट डेफिनेशन हो गई। नाउ हम डिटेल में इन सभी टॉपिक्स को वापस से एनिशियोमर्स क्या हैं, डायस्ट्रोमर्स क्या हैं, एरिथ्रो, थ्रियो, एपीमर्स, एनोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी, किरलिटी, ये सभी के सभी टॉपिक्स अभी डिटेल में कंसीडर करेंगे। थैंक यू।